अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने रिपल टैंक के अगले बकिया हिस्से को डिस्कस करना है। बेटे इससे पहले आप लोगों को मैं याद करवाता चलूँ कि इससे पहले हमने रिपल टैंक के किन किन पोर्शंस को डिस्कस कर लिया था। बेटे सबसे पहले हमने रिपल टैंक की डेफिनेशन को पढ़ा था, देन फर्दर हमने उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी, फिर हमने उसके जो करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना था उसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स यानी कि रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज बेटे हमने उसकी दो बकिया करेक्टरिस्टिक्स यानी कि रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, ये बेटे ये दो फिनोमेना रह गए थे, इनको आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आउटलाइंस जो पुरानी बनी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को बेटे आज हम देखेंगे। बेटे रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं वाज़ेह करते चलूँ कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए फिनोमेना जो हमने किया पढ़ा है, इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वही पहले वाला रिपीट करना है। यानी कि रिफ्लेक्शन में हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, रिफ्लेक्शन में हमने एक बाउंड्री ड्रा कर दी थी जिसमें हमने एक साइड पर डीप वाटर को रखा था और दूसरी साइड पर हमने शैलोअर वाटर को रखा था। तो रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते वक्त भी एक्सपेरिमेंट यही रिपीट करना है कि एक ख़ास एंगल पे एक हम हर्डल रख देंगे, एक जो है वो ब्लॉक रख देंगे। यानी कि उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एक साइड पर हमें डीप वाटर मिल जाएगा और दूसरी साइड पर हमें शैलोअर वाटर मिल जाएगा। और फिर हमने अपनी पिछली जो बात थी उसी को कंटिन्यू करना है कि हम अपनी अपनी रफ्तार से, अपने तरीक़ाकार से, जो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था, हम वेव्स को, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स को जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहाँ से स्टार्ट होता है बेटे, देखें हमने एक खास एंगल के ऊपर एक बाउंड्री जो है वो इंसर्ट कर दी है। ये बाउंड्री किन दो चीज़ों के बीच में, एक चीज़ है डीप वाटर और दूसरी चीज़ है शैलोअर वाटर। बेटे जब वेव्स जो है वो डीप वाटर से मूव करती करती शैलोअर रीजन में इंटर होने लगती हैं तो दो किस्म की चेंजिंग्स होती हैं जी। एक चेंज क्या होती है जो हमने रिफ्लेक्शन में डिस्कस की थी बेटे, पहली चेंज ये होती है कि जब वेव्स डीप वाटर से जो है वो शैलोअर वाटर रीजन में इंटर होती हैं तो देन उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने देखा था कि स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है, उस तरफ हम नहीं जाते। हमने एक बात ध्यान में अभी रखनी है कि जब वेव्स जो है वो डीप वाटर वाले रीजन से शैलोअर रीजन में आती हैं तो उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि इनकी जो विड्थ आप देख रहे हैं ये भी कम हो जाएगी। कब कम होगी, जब यही वेव्स डीप वाटर वाले रीजन से शैलोअर रीजन में एंटर होंगी। दूसरी चेंज क्या होती है बेटे, दूसरी चेंज ये होती है कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है ये चेंज हो जाएगी। बेटे ये आप लोगों के सामने जो मैंने ड्रा की है लाइनें, ये बेटो हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं, इनको हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। तो बेटे इसके ऊपर हम अगर नॉर्मल ड्रा करवाएं, अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करवा दें, लेट्स सपोज ये सरफेस है, ये मार्कर है, इसका नॉर्मल क्या होगा, ये वाला मार्कर मैंने इसके ऊपर जो रखा है ये इसका नॉर्मल है बेटे। तो बेटे ये इसके चूंकि 90 के एंगल पे है तो इसको हम टेंजेंट लाइन भी कहते हैं और नॉर्मल लाइन भी कहते हैं। तो अगर वेव फ्रंट्स के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करवाएं तो वो जो नॉर्मल लाइन होती है या जो टेंजेंट लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, के किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो हम यही करते हैं कि इन्हीं जो वेव फ्रंट्स हैं इनके ऊपर नॉर्मल ड्रा करवाते हैं। बेटे ये लाइन यूं करके है तो इनका जो परपेंडिकुलर है या जो नॉर्मल लाइन है वो किस तरीके से होगी, इस डायरेक्शन में। तो मैं वो परपेंडिकुलर ड्रा करवा रहा हूँ, देखिएगा। सॉरी, बेटे ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है ये इन वेव फ्रंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर थी। ये वाली लाइन हमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बता रही है। अब जो मैंने कहा था कि दो चेंजिंग्स होंगी, पहली चेंज तो ये बताइए कि इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी वेव फ्रंट्स की। दूसरी मैं आप लोगों को जो चेंजिंग बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। कि इनकी डायरेक्शन पहले बिल्कुल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जैसे ही इस रीजन में एंटर होंगी थोड़ी सी ये डाइवर्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखते हैं किस तरीके से ये जो है वो चेंज होगी। देखें थोड़ी सी इनवर्ट जो है वो ये बेंड हो जाएगी। दूसरा काम क्या हुआ है कि इनके जो अंदर विड्थ थी, जो इनके अंदर वो डिस्टेंस था, स्पेस थी, वो भी क्या होगी, ये कम होगी। इसको हम वेव्स की जुबान में क्या कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। देखें
बेटे यही वेव फ्रंट्स जब डीप वाटर में थे तो इनकी वेवलेंथ कुछ और थी। जैसे ही ये शैलोअर रीजन में एंटर होते गए हैं तो हमने देखा है कि दो चेंजेस आई हैं। पहली चेंज क्या कि इनकी वेवलेंथ में कमी आ गई है। दूसरी चेंज क्या कि इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी हल्की सी चेंज हो गई है। अब बेटे पहले वेव ये आ रही थी, मैंने इनकी वेव फ्रंट के ऊपर जो नॉर्मल ड्रा किया तो मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ वेव है वो निकल आई है। अब मैं इन्हीं वेव्स के ऊपर जब यानी कि जो अगले रीजन में वेव फ्रंट्स हैं इनका जब मैं नॉर्मल लूंगा बेटे इन लाइंस का नॉर्मल क्या होगा, तकरीबन ये जी। तो बच्चों ये वाली जो मैंने अब एरो लगाया है ये हमें इस रीजन की डायरेक्शन ऑफ वेव बता रहा है। तो बेटे यही रिफ्रैक्शन फिनोमेना का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी वेव, जब कोई भी लाइट की वेव, रोशनी की वेव, या हम कह सकते हैं कि वाटर वेव या कोई भी वेव, साउंड वेव, जब एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो चेंज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अक्कर हुआ है। एक और बात याद रखने वाली है कि रिफ्लेक्शन में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। वो क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन के टाइम पर ऐसा नहीं होगा। देखें कि इस लाइन के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करवाता हूँ बेटे, अब जो मैंने नॉर्मल ड्रा करवाया है वो इस सरफेस के ऊपर है जिसके अकॉर्डिंगली हम एंगल चेक करने जा रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर है। याद रखें रिफ्लेक्शन में भी हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट किया था। अब बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में भी एंगल जो है उसको आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन है। तो बेटे यहाँ पर देखें कि ये एंगल आपस में इक्वल नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बेटे ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, छोटा। इसका मतलब क्या है कि आई ग्रेटर देन आर। बात समझ लगी आप लोगों को? यानी कि ये भी शर्त जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो इससे भी प्रूव होता है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अक्कर हो रहा है। अब हम ये तो हमने बात की है जो एरो हेड से हमने कंपैरिजन की है, ये तो हमने की है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हम एक नजर देख लेते हैं कि क्या वेव फ्रंट में भी ये एंगल वाला सीन जो है वो प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो बेटे देखें इसी लाइन के अकॉर्डिंग मैं इस वेव फ्रंट को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वेव फ्रंट को किसी एक को भी कर सकते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा जी, ये आर। अब बेटे यहाँ से फिर दो एंगल्स को देखें तो इन दोनों एंगल्स में आई जो है वो बड़ा है और जो आर है वो छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हेंस प्रूव के यहाँ पर भी हमारे पास रिपल टैंक के अंदर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। तो बेटे अब हमें क्या समझ लगी है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन अ वेव मूव्स या एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when wave moves from one medium to another medium, it changes its direction of propagation. It is known as refraction. कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, इसी अमल को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेटे नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफ्रैक्शन जो है वो किस किस्म का फिनोमेना होता है। मैं बात कर रहा था कि डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना रिपल टैंक के अंदर कैसे होता है। तो बेटे डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना डिस्कस करने से पहले आप लोगों को वाजे करते चलूं कि जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऑलमोस्ट उससे किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मिलता जुलता है इसमें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पर डीप वाटर और शैलोअर वाटर वगैरह की बात नहीं करनी। यहाँ पर सिर्फ जस्ट इतना बताना है कि हमने एक हर्डल रखी है और हर्डल या बैरियर या यूं कह लें कि एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है, वो एक खास एंगल पे हमने उसी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे थी उसमें इंसर्ट करनी है। तो बेटे दो किस्म की हर्डल्स हम इंसर्ट करेंगे, दो किस्म के ऑब्स्टेकल इंसर्ट करेंगे और उनके बीच में हमने एक खास गैप रखना है। इस गैप को हम स्लिट का नाम देते हैं। बेटे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास वही रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसमें हमने जो है वो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करवाए हैं। तो बेटा ये इस डायरेक्शन में वेव्स जो है वो मूव कर रही है और यहाँ पर रेड कलर के आप लोगों के सामने दो ऑब्स्टेकल्स मैंने ड्रा करवाए हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ये ऑब्स्टेकल्स हैं। अब ऑब्स्टेकल के बीच में मैंने जगह खाली छोड़ दी है। बेटे इस चीज को हम स्लिट कहते हैं। अब देखें कि ये जो
वेव आगे आ रही थी। अब यहाँ पर चूंकि एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मीन के कोई भी चीज, यानी कि वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी की वेव्स आ रही हैं, आगे कोई ऐसी चीज हमने रख दी है जिससे वाटर की वेव्स पास नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक छोटा सा खिला, एक छोटी सी स्पेस है जहां से वेव आगे पास कर सकती हैं। तो अब बेटे यहाँ पर चूंकि थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ से वेव जब आगे पास होंगी तो ये बेंड होना शुरू हो जाएंगी, इन ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स के अराउंड ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, और ऑलमोस्ट ये इसके गुजरने के बाद ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न हमारे पास आ जाएगा, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बेटे ये ऐसे क्यों होता है? देखें कि जब ये वेव इस स्लिट में से गुजरी तो इसकी जो एजेस हैं, यानी कि इस ऑब्स्टेकल के जो एजेस हैं या स्लिट के जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनके अराउंड जो है वो ये बेंड हो जाती है। तो बेटे डाइफ्रैक्शन की जो है वो बेसिकली डेफिनेशन भी यही है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऑब्स्टेकल से वो इस तरह पास करे कि वो अपने जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके एजेस या कॉर्नर्स के अराउंड जो है वो बेंड हो जाए। तो बेटे यहाँ पर भी वो जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि एक लाजमी कंडीशन है जिस पर हम डाइफ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के सामने डाइफ्रैक्शन जो है वो ड्रा की है, ये इसकी पीक वैल्यू है, इससे ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन ये भी खास कंडीशन है जिसकी बेस पे हम ये वाली डाइफ्रैक्शन जो है इस लेवल की जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटे लेट्स सपोज हम इसकी जो स्पेस है इस ऑब्स्टेकल की, इसको अगर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो डाइफ्रैक्शन का जो लेवल है उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नेक्स्ट मैंने रेक्टेंगुलर ट्रे आप लोगों के लिए ड्रा किया, यहाँ पर भी मैंने ऑब्स्टेकल्स ऐसे कैसे ठहराए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्लिट है इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर स्पेस ज्यादा छोड़ी है। अब बेटे यहाँ पर भी डाइफ्रैक्शन होगी लेकिन बहुत माइनर लेवल की होगी, जिसको हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि डिफ्रेक्शन कम होगी। देखें किस तरीके से कम होगी कि यहाँ तक जो है वो वेव सारी की सारी, इस वेव का इतना पोर्शन डायरेक्ट एज अ स्ट्रेट ही आएगा, सिर्फ यहाँ पर ये अपने एजेस के अराउंड जो है वो कर्व हो जाएगी। इसी तरीके से जी बच्चों, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पर ज्यादातर वेव का पार्ट स्ट्रेट ही आगे फॉरवर्ड कर चुका है, सिर्फ कुछ एजेस के अलोंग जो है उसने बेंडिंग शो की है। अब वो कंडीशन कौन सी है जिस पे डिफ्रैक्शन हम मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सकते हैं? बेटे इस स्लिट का गैप, इस स्लिट का जो गैप यहाँ पर हमने ज्यादा रखा है, यहाँ पर कम रखा है, वो ऑलमोस्ट इतना होना चाहिए जो पिछली हम जिस वेव पे ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसकी वेवलेंथ के इक्वल। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो वेवलेंथ लैम्डा है, यानी कि इसका जितना डिस्टेंस है ऑलमोस्ट इतना ही डिस्टेंस हम स्लिट का अगर मेंटेन करके रखेंगे तो तब मुमकिन है कि हम डिफ्रैक्शन इस लेवल की ऑब्जर्व कर सके। बेटे अगर हम इसके लेवल को कम करते हैं, इस स्लिट को लैम्डा की डिस्टेंस से कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि ये डिफ्रैक्शन का लेवल फिर उस लिहाज से अच्छा नहीं रहता, हम डिफ्रैक्शन अच्छे पीक वैल्यू पर या मैक्सिमम लेवल पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो बेटे ये था डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ये इस टॉपिक के बाद, इस डिस्कशन के बाद आज हमारा जो है वो रिपल टैंक वाला आर्टिकल खत्म हो गया, जिसमें हमने तीन फिनोमेना को डिस्कस कर लिया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। बेटे याद रखनी है ये बात कि ये जो मैंने डायग्राम्स यहाँ पर आप लोगों के सामने बनाई, ये सिर्फ समझाने की हद तक नहीं थी, ये आप लोगों ने जब पढ़ना है, याद करना है, तो इनको भी साथ में आप लोगों ने ड्राइंग इनकी करनी है, ताकि जब ये आप टॉपिक लिखें तो आपको ये भी डायग्राम्स बनाना आती हो। बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।